सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम और अचानक इतिहास का सबसे बड़ा पेपर लीक। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आज के इस डीप डाइव यानी इस पूरे मामले के विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, हम एकदम तह तक जाएंगे। फैक्ट्स, डेटा और इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि कैसे एक इतनी बड़ी और सुनियोजित गड़बड़ी को अंजाम दिया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बड़े मास्टरमाइंड से नहीं, बल्कि 2 मई को भेजे गए एक सिंपल से व्हाट्सएप मैसेज से होती है। केरला में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट ने अपने पिता को मैसेज किया, जो राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। मैसेज में साफ लिखा था, ये कल के एग्जाम के 300 एग्जैक्ट सवाल हैं, इन्हें अपनी हॉस्टल की लड़कियों को दे दो। रात भर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह पेपर बट गया। अब जरा इस 135 नंबर पर गौर कीजिए। एग्जाम के बाद जब उस हॉस्टल ओनर ने पेपर एक कोचिंग टीचर को दिखाया, तो जो सच सामने आया ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। बायोलॉजी के पूरे 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल बिल्कुल डिट्टो मैच कर गए। कोई कॉमा या फुल स्टॉप तक का फर्क नहीं, एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। मतलब 180 में से 135 सवाल सीधे सीधे उस लीक्ड पीडीएफ से छपे हुए थे। और हम यहाँ किसी स्कूल के यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 22 लाख इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं इस एग्जाम में। ये वो बच्चे हैं जो दिन रात एक करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जिनके हाथों में कल हमारी और आपकी जान होगी। इतने बड़े स्केल पर जब ये गड़बड़ी सामने आई, तो देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को ये एग्जाम कैंसिल करने का ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? चलिए इस पूरे स्कैम को जरा रिवर्स इंजीनियर करते हैं। स्टूडेंट्स के फोन में आए उस पीडीएफ से लेकर असली सोर्स तक उल्टे कदम चलते हैं। यकीन मानिए, ये चेन किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अगर हम कड़ियों को जोड़ें तो एक साफ टाइमलाइन उभरती है। शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से पेपर किसी तरह से गायब होता है और 26 अप्रैल को पहुंचता है सीधा गुड़गांव, जहां एक डॉक्टर साहब इसका एक गेस्ट पेपर तैयार करते हैं। और फिर 29 अप्रैल आते आते ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राजस्थान के सीकर पहुंच जाता है। मतलब ये कोई एक रात का खेल नहीं था, बल्कि हफ्तों पहले से इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। और पता है ये प्लानिंग कितनी एडवांस थी? ये लोग कोई आम चोर उचक्के नहीं थे। सोर्स बताते हैं कि पकड़े जाने के डर से पेपर की फोटो किसी नॉर्मल स्मार्टफोन से नहीं खींची गई। इसके लिए बाकायदा एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल हुआ। और हद तो तब हो गई जब जांच में सामने आया कि इस गैंग ने नासिक के आउटस्कर्ट्स में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया था, ताकि सारा डेटा ट्रांसफर एकदम खुफिया रहे और किसी भी मॉनिटरिंग सिस्टम के रडार पर ना आए। चलिए अब जरा मनी ट्रेल यानी पैसों की लेन देन को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ा, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। नासिक में शुभम खैरनार नाम के स्टूडेंट ने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा। फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर गुड़गांव के डॉक्टर को 15 लाख में बेची। वहां से राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स ने इसे 30 लाख में उठाया। फिर सीकर के एजेंट राकेश कुमार ने 5 लाख में, और आखिर में एक स्टूडेंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत हो गई 50,000 रुपए। ये पूरा का पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मार्केट नेटवर्क बन चुका था। अब इस पूरी चेन में ये सीकर वाला कनेक्शन बहुत क्रूशियल है। सिर्फ एक एजेंट, राकेश कुमार मनावारिया, इसी अकेले ने ये पेपर करीब 700 स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया था। उसी ने केरल वाले स्टूडेंट को भी पेपर बेचा था, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अब आप खुद सोचिए, जब सिर्फ एक शहर में 700 बच्चों तक ही पहुंच गया, तो इसका ओवरऑल फैलाव कितना भयंकर रहा होगा। इस पूरे नेटवर्क को खंगालने पे एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है, वो है राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स, मांगीलाल और दिनेश बीवाल। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये वही 2 भाई हैं जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर को 30 लाख रुपए देकर वो पेपर खरीदा और फिर उसे आगे सप्लाई करने का जिम्मा उठाया। सोर्स के इन्वेस्टिगेशन में इन भाइयों को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प दावे किए गए हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस जो फैक्ट सामने आए हैं वो बता रहे हैं। दावों के मुताबिक दिनेश बीवाल की राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर और कई नेताओं के साथ तस्वीरें मौजूद हैं। कुछ होर्डिंग्स में उन्हें बीजेपी यूथ विंग का मेंबर भी बताया गया है। एक और हैरान करने वाला दावा यह है कि इन्हें 1 महीने पहले से पता था कि पेपर लीक होने वाला है। और सबसे बड़ा संयोग देखिए, इसी परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट का एग्जाम क्लियर किया था। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर फिलहाल गहरी जांच चल रही है। खैर, ये तो हुई लीक करने वालों की बात, लेकिन हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? जब उस हॉस्टल मालिक को 135 सवाल मैच होने का पता चला, तो वो भागा भागा सीकर पुलिस स्टेशन गया
और आपको पता है पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने इसे महज एक अफवाह बोलकर टाल दिया। ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर था, जहां एकदम शुरुआती और पक्की वार्निंग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। मामला जब एनटीए और इंटेलिजेंस ब्यूरो से होते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी तक पहुंचा, तब जाकर लोगों की नींद टूटी। एसओजी को शुरुआत में लगा कि कोई छोटा मोटा चीटिंग का केस होगा, लेकिन जब उन्होंने उस व्हाट्सएप मैसेज को देखा तो उस पे लिखा था फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। मतलब समझ रहे हैं, पेपर पिछले 1 महीने से खुलेआम सर्कुलेट हो रहा था और हमारी जांच एजेंसियां पूरी तरह बेखबर थीं। और जब फाइनली भंडा फोड़ हुआ तो शुरू हुआ असली खेल, ब्लेम गेम। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि इस लीक का एपिसेंटर तो महाराष्ट्र का नासिक है। वहीं दूसरी तरफ नासिक के डीसीपी का ऑन रिकॉर्ड बयान आता है कि ये सब अफवाहें बेबुनियाद हैं, हमारे यहाँ तो कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। अब इस सब के बीच कोई भी सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब इसी बीच एनटीए के डायरेक्टर जनरल का एक बयान आता है जो थोड़ा हैरान करता है। उन्होंने कहा, देखिए कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ थी जो घूम रही थी और उसके कुछ सवाल पेपर से मैच हो गए। अब सोचने वाली बात है, 180 में से 135 सवाल कॉमा और फुल स्टॉप के साथ मैच हो रहे हैं और इसे सिरे से नकारा जा रहा है। इसी रवैये से परेशान होकर क्रिटिक्स ने एजेंसी का नाम ही बदलकर नेशनल टैंपरिंग एजेंसी कहना शुरू कर दिया। वैसे हमें ये भी समझना होगा कि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। इस साल के एग्जाम में ही देख लीजिए, बच्चों को बिना किसी लॉजिक के ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए और सबसे शॉकिंग 67 स्टूडेंट्स का परफेक्ट 720 में से 720 स्कोर। पिछले सालों में भी पेपर लीक हुए हैं, प्रोटेस्ट्स हुए हैं, लेकिन कोई कड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया, बस वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। पर इन सारे फैक्ट्स और डेटा के पीछे एक ऐसी कीमत है जो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता, और वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल कॉस्ट। लाखों परिवारों ने अपनी खून पसीने की कमाई कोचिंग में झोंक दी। स्टूडेंट्स ने महीनों तक अपनी नींद, अपना सोशल लाइफ सब दांव पर लगा दिया, और अब एग्जाम कैंसिल, फिर से वही किताबें, वही स्ट्रेस, वही री एग्जाम का प्रेशर। इस बोझ को आखिर कौन उठाएगा? ये सब देखकर निराश होना एकदम स्वाभाविक है, लेकिन सोर्स ने यहाँ एक बहुत पते की बात कही है। हमें ये समझना होगा कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा भविष्य किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एक ही रास्ते पर सब कुछ दांव पर लगाना सही नहीं है। इसीलिए लाइफ में हमेशा एक सॉलिड प्लान बी का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी दिशा में सोर्स ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी शेयर किया है, एक ऑल्टरनेटिव करियर गाइड। इसमें 100 से ज्यादा ऐसे बेहतरीन करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताया गया है जो हमारी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से हैं, डेटा साइंस से लेकर क्लाइमेट रिसर्च तक। सिर्फ 99 रुपए की ये गाइड एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि कामयाबी की सिर्फ एक परिभाषा नहीं होती, असल लक्ष्य एक्सीलेंस हासिल करना होना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण को यहीं खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या सफलता सचमुच सिर्फ एक एग्जाम पर निर्भर करती है? सिस्टम की कमियां अपनी जगह हैं, उनमें सुधार तो बेहद जरूरी है, लेकिन खुद को सिर्फ एक ही रास्ते तक सीमित कर लेना भी तो उचित नहीं है ना। नए विकल्पों की तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।